बाद ये आपको संबोधित करेंगे। बगल में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी जी और दिल्ली मीडिया विभाग के विक्रम मित्तल जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन है माननीय सुधांशु जी से कि आपको संबोधित करें। मित्रों, आज एक अत्यंत गंभीर और संवेदनशील विषय के ऊपर हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं। I want to put forth a very sensitive and serious issue in front of you. अभी आपने देखा होगा कि मीडिया में प्राप्त समाचारों के अनुसार और जिसमें दिल्ली पुलिस ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और एक बहुत ही गंभीर, संवेदनशील, खतरनाक और रहस्यपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। आप सबको ध्यान होगा, चंद महीनों पहले की बात है और चुनाव के दौरान की और चुनाव के बाद दिल्ली के तमाम स्कूलों में बम धमाके की कई कॉल्स आई थी, ईमेल्स आए थे। जांच के बाद आप सोचिए इससे कितना भय और तनाव का वातावरण अभिभावकों और पूरे दिल्ली की जनता के मध्य उत्पन्न हुआ। यद्यपि बाद में उसमें कुछ भी नहीं पाया गया। फिर जब इस विषय की गहनता से जांच की गई और ये ट्रैक करने का प्रयास किया गया कि ये ईमेल्स कहां से आ रहे हैं, तो बहुत ही आश्चर्यजनक तथ्य प्रकाश में आया कि मूलतः यह ईमेल एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा आ रहे थे जो अल्पवयस्क। These all emails were originating from a person who is juvenile। और आप समझिए उसने कई सौ स्कूलों को इस प्रकार की फर्जी कॉल्स किए। इसके बाद जब जांच में उनके लैपटॉप और अन्य फोरेंसिक चीजों की जांच की गई और इस बात की पुष्टि हुई, तो और भी गहरा तथ्य प्रकाश में आया कि उसके परिवार के लोग और उसके अभिभावक ऐसे कुछ एनजीओ से जुड़े हैं जो कि इस प्रकार की गतिविधियों में पूर्व में संलिप्त रहे हैं, जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी का विरोध किया है। और ऐसी तमाम गतिविधियां जो कानून व्यवस्था की दृष्टि से राष्ट्र की सुरक्षा के लिए घातक मानी जाती हैं, उन गतिविधियों के समर्थन की बात आई है। अब इससे गहराई इसलिए बढ़ रही है कि क्या कोई अल्पवयस्क बालक क्या अपने मन से कर रहा है? इसका मतलब उससे शिक्षा कैसी दी जा रही है? दूसरा, या वो सिर्फ मोहरा है और उसके पेरेंट्स और जो पीछे के एनजीओज हैं उनकी इसमें कोई भूमिका है ताकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को बिगाड़कर, दिल्ली के वातावरण को खराब करके, दिल्ली में भय का वातावरण उत्पन्न करके कोई राजनीतिक लाभ या अपनी राजनीतिक विचारधारा की पुष्टि की जा सके। अब जो समाचार उपलब्ध हैं, जो जानकारियां उपलब्ध हैं, उससे बहुत गहरा संदेह हो रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का बहुत गहरा संबंध न सिर्फ तमाम ऐसे अवांछित एनजीओ से रहा है और तमाम ऐसी गतिविधियों से रहा है जो अफजल गुरु की हैंगिंग और देश विरोधी तमाम गतिविधियों में लिप्त रहे। आप सभी को ध्यान होगा कि फरवरी 2015 में जो टुकड़े टुकड़े होंगे का नारा लगा था, वो अफजल गुरु की बरसी के ऊपर था और जिसकी फाइल को महीनों तक आम आदमी पार्टी ने बचा के रखा था। इसलिए अब यह रहस्य गहरा रहा है कि वो एनजीओ कौन है, वो एनजीओ के लोग कौन हैं, उनका आम आदमी पार्टी से कोई संबंध है क्या? क्योंकि ये बात हम ऐसे हवा में नहीं कह रहे। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना जी के दोनों पेरेंट्स ने अफजल गुरु की क्लीमेंसी के पिटीशन का समर्थन किया था, तो यह बात सीधे संबंध जुड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यानी वहां के सर्वोच्च नेतृत्व के साथ, और उस जमाने में याद करिए वो सब लोग, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, अन्य बहुत सारे लोग थे, आप बड़ी लंबी लिस्ट है, वो सब उस समय आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। यानी आम आदमी पार्टी का एक संगठन के रूप में उनके साथ संबंध बहुत साफ दिखाई पड़ रहा था। तो अब ऐसी जानकारी लगती है और यह ऐसा ही गहरा संदेह आता है जो पुष्ट होता हुआ नजर आता है कि क्या इस चीज में आम आदमी पार्टी का या उनसे जुड़े एनजीओ का कोई संबंध है। केजरीवाल जी आकर तमाम बार अनाप शनाप बातें, अनर्गल मिथ्या बातें कर जाते हैं। आज उनसे मैं साफ साफ शब्दों में पूछना चाहता हूं
क्या आम आदमी पार्टी आकर स्पष्ट करे कि ये जो भयानक और खतरनाक तथ्य उभर के सामने आया है, इसके पीछे जो मैकेनिज्म नजर आ रहा है, चूंकि उन लोगों का सीधे वैचारिक सामने आपसे नजर आ रहा है, तो आपसे उनका क्या संबंध है? आपको सीधे आकर स्पष्ट करना चाहिए दो टूक शब्दों में। और उसके साथ साथ यह भी सवाल है कि अगर अल्पवयस्क बच्चे ये कर रहे हैं, तो ये जो भी सो कॉल्ड एनजीओ हैं, जो मेरे विचार से देश के लिए खतरनाक काम कर रहे हैं, और इनका जो आम आदमी पार्टी के साथ पुराना स्थापित संबंध रहा है, वो देश के नौनिहालों के मन में किस प्रकार का जहर भर रहे हैं और उस जहर के कितने घातक प्रभाव आने वाले समय में पड़ सकते हैं। इसलिए हमें इन सारी चीजों का सीधा, स्पष्ट और सपाट जवाब आम आदमी पार्टी से चाहिए कि इस प्रकार की जो घटना हुई, उसमें जो लोग संलिप्त हैं, उनसे आपका क्या संबंध है, और उस प्रकार के लोगों के साथ आपके पूर्व में स्थापित संबंध रहे हैं, आपकी मुख्यमंत्री के परिवार तक से वो लोग संबंधित रहे हैं जिन्होंने इस प्रकार की गतिविधियों का समर्थन किया था। आपने टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वालों की, जो कि दिल्ली में सरकार थी, तो महीनों तक आपने अदालती कार्रवाई को रोक के रखा था। इसलिए आज सीधा सवाल है, आम आदमी पार्टी का उनसे संबंध प्रतीत होता है और यह जानकारी लगती है कि उनके बीच में ऐसा संबंध है, तो उन्हें आकर इस बारे में स्पष्ट जवाब देना चाहिए। और अगर वो स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे, तो फिर हमें मानना चाहिए कि संदेह उतना और गहराता है, और जिसे कहा जाता है कि मौनम स्वीकृत लक्षण। आगे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सचदेवा जी आपको संबोधित करें। धन्यवाद सुधांशु जी। मित्रों, ये संयोग नहीं है। दिल्ली में जब जब विधानसभा चुनाव होने लगते हैं, उससे पहले दंगे का माहौल बनाना और दिल्ली को डराने और दहलाने की कोशिश करना। उत्तर पूर्वी का दंगा हम भूले नहीं है, शाहीन बाग हम भूले नहीं है, और अब जब जमीन खिसक रही है, आज जो जांच दिल्ली पुलिस की वक्तव्य से पता चलता है, जुवेनाइल को आगे कर जिस एनजीओ का नाम सामने आ रहा है और जो संबंध अफजल गुरु से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इसके घेरे में है और इसके पीछे के कारण है। मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली में अवैध रोहिंग्या बांग्लादेशी बसाने का काम अरविंद केजरीवाल खुद करते हैं। अभी जो बांग्लादेशी एजेंट पकड़े गए, उनके पास जो कागज पकड़े गए, इनके दो विधायक महेंद्र गोयल और जय भगवान उपकार, उन दोनों के हस्ताक्षर हैं, वो सर्टिफाई कर रहे हैं, नकली आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। हर वो व्यक्ति जो देश का दुश्मन है, देश को तोड़ने की साजिश रखता है, वो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का भागीदार मिलता है। विदेशी फंडिंग से ये पैसा लेते हैं। वो एजेंसी जो देश के दुश्मन है, जो देश का भला बुरा चाहते हैं, गुंडों को पालने का काम ये करते हैं। एक विधायक नहीं है, लंबी चौड़ी 20-21 लोगों की फहरिस्त है। मकोका में बंद है इनका विधायक, उसकी पत्नी को टिकट देते हैं। मजबूरी देखिए अरविंद केजरीवाल की, घुटनों पर बैठा है, घुटनों पर बैठा है उसके। क्यों? क्योंकि वो नरेश बालेन इसका नाम ना ले ले। मकोका में बंद है, और मकोका में बंद होना मतलब आप समझो वो आदमी जो बिल्कुल देश का दुश्मन है। रंगदारी, वसूली, हत्या, क्या है जी? आपराधिक मुकदमे जिनके इतने विधायकों पे किसी पे नहीं है, पर आईना दिखाओ तो इसको मिर्चे लगती हैं। जिस दिशा में जांच जा रही है, निस्संदेह वो एनजीओ
आतिशी मार लेना, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं एक सूत्र में बनते हुए नजर आएंगे। दिल्ली को दहलाने की कोशिश, 400 स्कूलों में फर्जी मेल करवाना, और वो भी एक जुवेनाइल से, एक सोची समझी साजिश है। कितने लाखों लोगों को परेशान किया गया, पूरी एजेंसीज को इस काम पे लगाया गया कि किसी तरह से दिल्ली में भय का माहौल हो जाए, एक ऐसा माहौल बन जाए लोग डरे। क्यों? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नहीं, देश के भी दुश्मन है। और जब बांग्लादेशी एजेंट पकड़े जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि इनके विधायक हमसे ये काम कराते हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा है उस विधायकों के लिए, ना बाल्यान के लिए निकलता है। तो मुझे तो लगता है कि एक बहुत बड़ा खुलासा जल्द कुछ दिनों में होगा, जिसमें इन भ्रष्टाचारियों का, इन आतंकियों का, और ये जो दिल्ली को पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी आपदा पार्टी जो दिल्ली में सचमुच आपदा बनकर टूट पड़ी है, वो जब जांच सामने आएगी तो वो सत्य भी सामने आएंगे, और इस आपदा से मुक्ति दिल्ली को मिले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है। कौन सा एनजीओ और क्या दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले में और संगीन जांच की मांग करेंगे? देखिए, पुलिस पूरी तत्परता के साथ और सतर्कता के साथ जांच कर रही है। वो है टेक्निकल और लीगल एस्पेक्ट। आज सवाल मॉरल और पॉलिटिकल है। आम आदमी पार्टी को इसका नैतिक और राजनीतिक जवाब देना चाहिए। जहां तक विधिक यानी कानूनी बात है, तकनीकी पक्ष है, उसके ऊपर जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जैसा अभी सचदेवा जी ने बताया, ये कोई नई बात तो नहीं है। ताहिर हुसैन जो दिल्ली के दंगों का मुख्य आरोपी था, वो आपका विधिवत सभासद था। सोचिए कितनी बड़ी आपदा है ये। मनीष सिसोदिया जी की बाइक अवेलेबल है, शाहीन बाग मेरे दिल में है। जामिया के बाहर जो हुआ था, याद करिए, उसमें जो एक भरकर एक टेम्पो में पत्थर वगैरह आए थे, उसमें अमानतुल्लाह खां का नाम आया था। तो ये कोई नई बात नहीं। और मैं पुनः कह रहा हूं, भारत तेरे टुकड़े होंगे का जो जेल में नारा लगा था फरवरी 2015, उसमें सब ये एनजीओ लॉबी वाले शामिल थे। और वो अफजल की बरसी पर था, आप में से बहुत से लोग भूल गए होंगे कि वो ओकेजन क्या था। और उसकी कार्रवाई कोर्ट में ना होने पाए, महीनों तक फाइल दबा के रखी थी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। और जैसा बताया उन्होंने कि उनके विधायक माफियाओं से भी बात करते हुए मिले हैं। और वो भी जानकारी मीडिया में आई है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जांच के लिए शायद आज ही उनके विधायक मोहिंदर गोयल जी के से पूछताछ भी की गई है। तो अब ये साफ दर्शा रहा है कि दिल्ली की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए भी आपदा बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जिस तरह से पूरा मामला अभी केजरीवाल का जिसमें हाथ है, क्या गिरफ्तारी की मांग रहे हैं, एफआईआर की मांग करेंगे आप? अभी जो जांच चल रही है, जो चीजें निकल के आ रही है, इसलिए हम उस बच्चे का भी नाम नहीं बता रहे हैं। एक बार तथ्य ऑन रिकॉर्ड आ जाए, मैं फिर निश्चित रूप से कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और ये जो सारा घटनाक्रम है, ये आपस में जुड़ा हुआ है। बस ये एक लाइन और ऐड करना चाहूंगा, वो पार्टी जो कहती थी आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए, ये उस जमाने का वाक्य है ना, जब टोपी पहनी हुई थी। और जब टोपी पहना दी है जनता को, तो उसके बाद आरोप लगने के बाद सफाई तक नहीं देते हैं, आके उल्टा सवाल करते हैं। मुश्किल है बीजेपी के लिए कि आप जो एलिगेशन लगा रहे हैं, शिवसेना, टीएमसी, अब शरद पवार भी कह रहे हैं कि हम इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अभी इस विषय पे हो जाए, उसके बाद दूसरे विषयों को ले लेंगे। सुधांशु जी, एनजीओ और आम आदमी पार्टी का संबंध कैसे स्टैब्लिश होगा, ये तो और वो एनजीओ कौन है, एनजीओ का नाम भी बताइए। देखिए, चूंकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, इसलिए जांच एजेंसियां इस विषय में बात कर रही हैं। और जहां तक आपने एनजीओ की बात कही, तो आम आदमी पार्टी के जितने संस्थापक लोग थे, उनकी जरा पृष्ठभूमि देख लीजिए तो बहुत साफ समझ में आ जाएगा। और एनजीओ पे एक और मैं आपको बात बता दूं, एनीबडी ऑफ यू कैन गो एंड चेक। जब हमारी गवर्नमेंट आई
There were 5,000 NGOs जिन्होंने 5 साल से अपना आईटी रिटर्न नहीं भरा था। सबको नोटिस दिया गया कि 3 साल का आईटी रिटर्न भरिए 3 महीने में, नहीं भरा। फिर नोटिस दिया गया कि 31 दिसंबर 2014 तक भरिए, नहीं भरा। फिर उनको नोटिस दिया गया 31 मार्च 2015 तक आप नहीं भरेंगे तो यू विल बी डी-रिकग्नाइज्ड। और आपको पता उसके बाद कितनों ने भरा था? 250। और जैसे ही डी-रिकग्नाइज्ड हुए हल्ला मचाना शुरू किया था। हल्ला मचाने वालों में आम आदमी पार्टी थी कि नहीं? आप खुद समझिए, विदेश से पैसा लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, 5-5 साल तक नहीं फाइल करते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, और उसके बाद नोटिस के बाद भी कोई जवाब नहीं देते हैं और डी-रिकग्नाइज होने पर हल्ला मचाते हैं। कोई भी जाके एमएचए के उस रिकॉर्ड से चेक कर सकता है। इसलिए जो हम लोगों ने कहा है, संदेह बहुत गहरा होता है। सर जी आपसे प्रश्न है, दिल्ली में चुनाव पीक की तरफ जा रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी 9-10 उम्मीदवारों का नाम घोषित नहीं कर पाई है, और आप लोग की बैठक संघ के साथ और पार्टी और नेशनल की लंबी चल रही है, तो कब तक ये सब प्रक्रिया? नहीं, मैं इसको करेक्ट करता हूँ कि घोषित नहीं कर पाई है। घोषित नहीं करने के पीछे कुछ रणनीति है। समय आने पे 17 तारीख लास्ट डेट है, उससे पहले घोषित भी होंगे और वो प्रत्याशी जीत कर भी आएंगे। और जहाँ तक बैठकों की दौर चलता है, तो किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए तो चर्चा होती है, तो उस चर्चा को बताने से तो लाभ नहीं है, उसका परिणाम आएगा तो सामने आएगा। My question is that throughout we have seen that Aam Aadmi Party is in a denial. When they are arresting, they say that ED and CBI has been used as a weapon by the present government. When there is a liquor scam, and that is mentioned in the CAG report, they say the CAG report is prepared in the BJP office. When the Immigrants case is coming out, they say it's a vendetta politics. Here in this case also, they will be coming out with something. So how the things have really changed? Actually, the question he has raised, it's given a very peculiar example of how the so-called new politics has emerged. I just ask you, name a single political party in the previous time after allegations which were not in the denial mode. When Lalu Prasad Yadav ji went to jail, he was in denial mode. मैंने कुछ नहीं किया है. When Suresh Kalmani went to jail, when Shibu Soren went to jail, when Karunanidhi went to jail, everybody was in denial mode. So this is a typical characteristic of the old style politics, which the so-called champions of new politics have embodied themselves in it. तो जिसे कहेंगे ना, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए। अब पुरानी पार्टियां कह रही हैं आप भी हमारी तरह हो गए। अंतिम प्रश्न है ठाकुर रविंद्र सिंह सलेंगे चौधरी जी। वीरेंद्र जी और कांसू जी, अभी आपने कहा वीरेंद्र जी कि सबसे बातचीत चलती रहती है, चाहे वो कोई भी संघ हो, संगठन हो, जिसमें संघ भी हो, तो क्या आप अपने चुनाव मुद्दा में जो अरविंद केजरीवाल का आपके अनुसार जो सनातन विरोधी उनका रवैया रहता है, तो क्या हिंदुत्व के बल पर भी चुनाव लड़ा जा सकता है, ये मुद्दा रहेगा? देखिए, हमारे लिए हिंदू धर्म और सनातन धर्म भारत की अस्मिता और पहचान का विषय है। हमारे लिए राजनीति और चुनाव का विषय नहीं है कि 2022 के गुजरात चुनाव के समय वो डिमांड करें कि नोट पे गणेश लक्ष्मी जी की फोटो होनी चाहिए और जैसे ही चुनाव समाप्त हो उसके बाद सुई पटक सन्नाटा। तो बस इससे दिखाई पड़ता है, और ये भी कोई वो बात नहीं है, कांग्रेस भी हमेशा ऐसे ही करती रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी के लिए मैं कहना चाहूंगा, और आप देखिए कितनी मजेदार बात यह है, एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, वो सारी बातें अलग करते हैं। आम आदमी पार्टी की अब जो स्थिति है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं, बेहतर बता सकते हैं कि अब दीवार पे लिखी इबारत की तरह साफ दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी हारने जा रही है।